हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 4 आरंभिक नगर करेंगे। इस चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर में हमने मानव के क्रमिक विकास को देखा था कि मानव कैसे पहले कृषक पशुपालक हुआ करता था, उसके बाद उसने स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। फिर लगभग 4700 साल पहले शहरों का निर्माण हुआ था, जिन्हें बाद में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। हड़प्पा की कहानी लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी चीज़ें मिलेंगी। यह सोचकर वह हड़प्पा के खंडहरों से हज़ारों की ईंटें उठा ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। क्या हुआ था कि आज से लगभग 150 साल पहले यानी 1853 से 56 का जो टाइम पीरियड था, तब भारत में ब्रिटिश का शासन था। भारत में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस समय। उसी दौरान की खुदाई में हड़प्पा से ईंटें मिली थी। हड़प्पा गांव का नाम था जो आज के पाकिस्तान में है। तब लोगों ने पुरास्थल की इमारतों की परवाह किए बिना वहां से हज़ारों ईंटें निकाली थी और रेलवे ट्रैक बनाई थी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इतनी बड़ी मात्रा में ईंटें निकाली जा रही थी, तो धीरे धीरे इस पर लोगों का ध्यान गया और लगभग 1921 में आके एएसआई ने ध्यान दिया कि हड़प्पा से निकलने वाली ईंटें सबसे पुराने शहरों की हैं। उसके बाद तब उसकी खुदाई शुरू की गई और इसको दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी ने गाइड किया था। तब खुदाई में जो अवशेष मिले थे उसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया और इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया है। और ऐसा माना जाता है कि इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था और इसकी खुदाई 1921 में शुरू हुई थी। ठीक है, अब आता है इन नगरों की विशेषता। जो हड़प्पा सभ्यता की नगरें थी वो काफ़ी नगर प्रणाली के तहत बनाई गई थी, बहुत योजनाबद्ध थी। तो इसकी कुछ विशेषताएं भी थी, जैसे नगरों को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वो ज़्यादातर 2 हिस्सों में बने थे, लेकिन जो धोलावीरा था वहीं पर सिर्फ 3 हिस्सों में बटा था। हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर 2 हिस्सों में बटे थे, लेकिन जो धोलावीरा है उसको इसे याद रखना आप लोग कि वो सिर्फ 3 हिस्सों में बटा था। ठीक है, अब इसकी विशेषता ये थी कि पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। क्या था कि इस तरह से 2 हिस्सों में नगर बने हुए थे, एक थोड़ी ऊंचाई पर था और एक नीचे था। जो ऊंचाई पर था उसे नगर दुर्ग कहा जाता था और जो नीचे था उसे निचला नगर कहा जाता था। निचला नगर बड़ा होता था और यहाँ पर ज़्यादातर आम लोग रहते थे, लेकिन जो उचला नगर था वहाँ पर जो पुरोहित लोग या फिर शासक लोग, इस तरह के बड़े वर्ग के लोग रहा करते थे। दुर्ग को पक्की ईंटों से बनाया जाता था। उसकी जो बाहरी साइड होती थी उसे पक्की ईंटों से बनाया जाता था और उसके अंदर की जो साइड थी उसे कच्ची ईंटों से बनाया गया था। तो इसे बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। ऊपर का क्षेत्र था, इसीलिए वहाँ पे कम लोग रहा करते थे। सिर्फ जो स्पेशल लोग थे वही ऊपर रहते थे, दुर्ग में रहा करते थे। बाकी सारे लोग नीचे की तरफ रहा करते थे। ठीक है, ऐसे हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। उस समय इस तरह से चिनाई की जाती थी दीवारों की कि ईंटों की कि वो लंबे समय तक टिके रहे। इसीलिए खुदाई के टाइम तक भी जो ईंटें मिली थी खुदाई के टाइम पे वो बहुत ही
मजबूत ईंटें मिली थी। नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, जैसे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नान गृह कहा है। मोहनजोदड़ो में खास तालाब मिला है जिसे महान स्नान गृह का नाम दिया गया है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। ये स्नान गृह था जिसमें दो तरफ से सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है, अब आता है, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। यानी पानी को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल लगाया जाता था। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। दो तरफ से सीढ़ियाँ थी और चारों तरफ से कमरे थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था और ऐसा माना जाता था कि ये कुछ खास अवसरों पर ही इसका प्रयोग किया जाता था और कुछ खास लोग ही इसका प्रयोग करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भवन, नाले और सड़कें। इस नगर के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो नगर में जो घर थे वो एक या दो मंजिल वाले होते थे और घर का जो आंगन होता था उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। यानी उस टाइम पे जो घर बनाए जा रहे थे वो पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से बनाए जा रहे थे। अधिकांश घरों में एक स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई बार नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में ढकी ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे। जैसे आज के टाइम पे भी घरों के साथ नालियाँ बनाई जाती हैं तो उन्हें सड़क के पास यानी मेन रोड के नालों के साथ जोड़ दिया जाता था। तो ये योजना या फिर ये प्लानिंग आज से हज़ारों साल पहले ही हो चुकी थी हड़प्पा सभ्यता में। तो हमारी जो सभ्यता थी वो आज से हज़ारों साल पहले बहुत ज़्यादा विकसित थी, जिनके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। जो भी घर, नाले, सड़कें बनाई जाती थी उन सब की प्लानिंग करके उसको बनाया जाता था और लगभग ये भी देखा जाता है कि उस टाइम के जो घर थे वो एक जैसे ही दिखते थे। ये उस टाइम की सड़क और उसकी साइड में नालियाँ और ये उस टाइम का कुआं है हड़प्पा सभ्यता का। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यहाँ के शासक भी रहे होंगे। यह भी संभव है कि यह शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे हड़प्पा के जो नगर थे वो बहुत ज़्यादा हलचल भरे होते थे। वहाँ पे जो लोग रहते थे वो इमारतों को बनाने की योजना बनाते रहते थे। इसके अलावा वहाँ पे शासक भी रहे होंगे जो कि लोगों को दूर भेज कर बहुमूल्य कीमती चीज़ें मंगवाया करते थे और शायद शासकों को मनकों, सोने चांदी, इन सारी चीज़ों से बने जो आभूषण होते थे, ज्वेलरी होती थी, उन चीज़ों को अपने पास वो लोग रखते होंगे, ऐसा उनको शौक़ होगा। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुनरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अब जो नगर व्यवस्था थी उसमें ये दिखाया गया है जैसे कि आज के टाइम पे है कि नगर में हर तरह के लोग रहते हैं जिनका अलग अलग पेशा होता है। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में भी नगर में कई तरह के लोग रहते थे, शासक भी रहते थे, इसके अलावा बिल्डिंग्स को बनाने वाले लोग भी रहते थे, उनकी प्लानिंग करने वाले लिपिक वाले लोग भी रहते थे, इसके अलावा शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहा करते थे।
यात्रा करने वाले लोग भी रहते थे, ज्वेलरी बनाने वाले लोग भी रहते थे। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे, नगर थे, वो काफ़ी ज़्यादा हलचल वाले हुआ करते थे। ये उस टाइम पे जो लेफ़्ट साइड में फिगर है वो उस टाइम का एक उस टाइम की मोहर है, जिस पर एक खास लिपि से लिखा गया है। अभी तक इसकी खोज जारी है कि इस पर, इसकी जो मोहर पर ऊपर लिखी हुई चीज़ है, ये क्या मतलब किस लैंग्वेज में लिखा गया है। उसके अलावा राइट साइड में जो फिगर है वो पक्की मिट्टी से बने हुए खिलौने हैं, जिनसे शायद बच्चे खेलते थे उस टाइम पे। अब आता है नगर और नए शिल्प। हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे, कांसे, औजार, हथियार। तांबे और कांसे से औजार और हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। इसके अलावा सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, बल्कि सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। जहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। ठीक है, इन आयतकारों का मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। उनके जो मोहरे होते थे स्टैम्प टाइप के, उसके ऊपर जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। खुदाई में जितनी भी चीज़ें मिली हैं उसमें से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिन पे काले रंग से डिज़ाइन किया हुआ है। लाल मिट्टी के बर्तन वो लोग बनाया करते थे। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। इसके अलावा जैसे मेहरगढ़ में कपास की खेती मिली थी कि वहाँ के लोगों ने कपास उगाना शुरू कर दिया था, वैसे ही मोहनजोदड़ो में भी कपड़े के टुकड़े मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग भी कपड़ों का इस्तेमाल, कपास के कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा चांदी के फूलदान भी मिले हैं, ढक्कन, फूलदान के ढक्कन और तांबे की चीज़ें भी मिली हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्योन से बनी तकलियाँ सूत कटाई का संकेत देती हैं। लोगों ने उस टाइम पे सूत काटना भी स्टार्ट कर दिया था। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशने, मनके चमकाने या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। यानी उस टाइम पे लोग प्रशिक्षण लेके भी चीज़ों को, ट्रेनिंग लेके भी चीज़ों को बनाते थे। जैसे पत्थर तराशने का काम करते थे वो, मनके चमकाने का या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करने का भी काम किया करते थे। लेफ़्ट साइड में जो फिगर है वो उस टाइम के बाट की है, पत्थर का बाट है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। इसके अलावा राइट साइड में जो फिगर है वो पत्थर की धारदार फलक है। इसके बाद ये उस टाइम पे कर्लियन पत्थर से बनाया गया है। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए। इसके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। तो उस टाइम के ऐसी ज्वेलरी हुआ करती थी। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। जो किसान होता है वो जब कपास उगाता है तो उसको कच्चा माल कहा जाता है। उसके बाद उसकी कताई बुनाई करके एक प्रॉपर कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वह दूर से आयात करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बाहर से चीज़ें भी लेकर आया करते थे। बहुत सी चीज़ें तो ऐसी थी जो वो अपने यहाँ पे उगा लिया करते थे, लेकिन जो तांबा, लोहा, सोना ये सारी चीज़ें थी वो दूसरी जगह से लेके आते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था।
कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, तांबे को वो लोग राजस्थान से लाते थे। पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी वो तांबा लाते थे। इसके अलावा कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु थी टीन, उसे वो लोग ईरान और अफगानिस्तान से लाते थे। और सोने का आयात वो लोग कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। ठीक है, अब आता है नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वह अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। जैसे आज के टाइम पे भी है, जो शहर में लोग रहते हैं वो ज़्यादातर चीज़ें नहीं उगाते हैं, वो खरीद के ही खाते हैं। तो जो गाँव से चीज़ें आती हैं, जो गाँव के लोग उगाते हैं, वो शहरों में बेचते हैं और उसे ही शहरों के लोग लेके खाते हैं। तो यही प्रथा उस टाइम पर भी थी कि शहर में रहने वाले जो शासक, लेखक और दस्तकार थे, वो अपने खाने का जो सामान थे वो किसान और चरवाहों से ही लिया करते थे। तो किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तेल और सरसों उगाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तेल और सरसों उगाया जाता था। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वह प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। हल के आकार के खिलौने मिले हैं। ये लेफ़्ट साइड जो फिगर है ये उस टाइम के हल का फिगर है। अब जो उनका रियल हल था वो तो नहीं बच पाया था, इसीलिए जो खिलौने हैं बस वही मिल पाया है कि उस टाइम के हल कैसे हुआ करते थे। उस टाइम के लोगों ने हल से जुताई करना भी स्टार्ट कर दिया था। उसके अलावा जो राइट साइड फिगर है ये उस टाइम का एक मोहरा है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे, जैसे पानी को संग्रहित करना और ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई करना आदि। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। ठीक है, तो उन लोगों ने सिंचाई करना स्टार्ट कर दिया था और सिंचाई के लिए वो पानी को संग्रहित भी करते थे। इसके अलावा वो लोग जो पशुपालन करते थे उसमें गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों को शिकार भी करते थे। जब पानी होता था तब तो उन्हें सुविधाएं होती थी, लेकिन जब पानी सूख जाता था तो उन्हें दूर दूर जाना पड़ता था। जो मवेशी होते थे उन्हें दूर अपने जगहों पर जाना पड़ता था। इसके अलावा बैर जैसे फलों को वो लोग इकट्ठा भी किया करते थे। इसके अलावा वो मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण भी पकड़ते थे, ऐसे जानवरों का शिकार किया करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगर गुजरात में भी मिले हैं। जैसे पहला है धोलावीरा। कच्छ के इलाके में खदीर बैत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। ठीक है, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 हिस्सों में बांटे गए थे, नगर दुर्ग और निचला नगर। वहीं धोलावीरा का जो नगर था उसको 3 हिस्सों में बांटा गया था। ओके, इसके अंदर जाने के बाद बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। जो धोलावीरा था वहाँ पे जाने पे बड़े बड़े प्रवेश द्वार मिलते थे। इसके अलावा वहाँ पर एक खुला मैदान भी था जहाँ पर शायद सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, इसीलिए लकड़ी पर मिलना एक अलग चीज़ मानी गई थी, क्योंकि हड़प्पा में जितनी चीज़ें मिली हैं वो सारी छोटी छोटी मोहरों पर ही मिली थी। लोथल गुजरात
की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहां पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन मुहरबंदी मिले थे। तो गुजरात के दो जगह हुए, एक हुआ हमारा धोलावीरा जो कच्छ के पास है, और दूसरा है लोथल जो साबरमती के पास है, जहाँ से शंख, पत्थर, धातुएं ये सारी चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक भंडार गृह भी मिला है, जिस भंडार गृह में बहुत सारी मोहरें और मुद्रांकन मुहरबंदी मिली है। ये उस टाइम ये लोथल का बंदरगाह है। यह बड़ा तालाब लोथल बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। शायद संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। अब आता है मोहर, मुद्राकर और मुहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बे या स्थलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी खोदकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मुंह की छाप को मोहर बंदी कहते थे। किसी भी चीज़ को पैक करके उसको मतलब निशानी के तौर पर उसके ऊपर गीली मिट्टी से मुहर लगाई जाती थी ताकि पहचान हो सके। सभ्यता के अंत का रहस्य। जैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता आगे बढ़ती रही, पर एक स्टेज ऐसा आया जब ये सभ्यता ख़त्म हो गई। लेकिन इसके ख़त्म होने के काफ़ी सारे रीजंस पाए गए हैं। कोई भी एक सटीक रीज़न नहीं है कि क्यों ये सभ्यता ख़त्म हुई होगी। जैसे लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है। तो जितने भी ये लेखन का, मोहर का, बाटों का ये सारा काम था वो सब बंद हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरों के ढेर मिलने लगे। इसके अलावा जो जल निकास प्रणाली थी, जो वो लोग नाले बना के किया करते थे, घर में नालियाँ बना देते थे घर के बाहर से और उसको सड़कों के साथ जोड़ देते थे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अचानक से लोगों ने सड़कों पर झुग्गी बना के ऐसे रहना शुरू कर दिया था। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। तो अलग अलग विद्वान इस पे अलग अलग बात कहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नदियाँ सूख गई थी इसलिए शायद ये सभ्यता ख़त्म हो गई हो, लोग कहीं और चले गए हों। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि शायद जंगलों का विनाश हो गया हो। इसके कारण यह भी हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए हों। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में तो बहुत सारे नगर थे। मोहनजोदड़ो था, धोलावीरा था, लोथल था। तो ये सारे नगर एक साथ कैसे ख़त्म हो गए इसका अभी कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये नहीं पता चलता है कि सारे नगर एक साथ कैसे ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। काफ़ी चेंजेस आ गए थे इस सभ्यता के ख़त्म होने के बाद। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। अब जब हड़प्पा सभ्यता एकदम ख़त्म होने को आ गया था, तब जो लोग थे वो पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बसने लगे थे। एक टॉपिक आता है मिस्र। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़ के मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। तो मिस्र जो है उसका ज़्यादातर जो भाग है वो रेगिस्तानी है, वहाँ पे बालू पाया जाता है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थी। तो वहाँ के जो शासक थे उन्होंने कीमती चीज़ें लेने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर भेजा था। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये पिरामिड कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए थे जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था।
इन शवों को मम्मी कहा जाता था। इनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें बनाई जाती थी। तो जो शासक थे जब वो मर जाते थे तो उन्हें पिरामिड के नीचे ही दबा दिया जाता था और उनके जो शव थे उन्हें मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें बनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, बर्तन, वाद्ययंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र विश्व में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया करता था, क्योंकि वो लोग जब शवों को दफनाते थे, डेड बॉडीज़ को, तो उसके साथ वो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें रख दिया करते थे, उनकी ज़रूरतों की सारी चीज़ें रख देते थे। इसके अलावा वो लोग सेवक और सेविकाएं जो उनकी हुआ करती थी उनको भी डाल दिया करते थे। तो ये सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च करने वाला माना गया है पूरे विश्व में। थैंक यू सो मच।